नमस्कार पाठकगण। मैं नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नितेश सर नोट्स। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे परिचर्चा करेंगे वह है आदिकाल। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से काल का विभाजन हुआ था और आदिकाल उसमें सबसे प्रमुख काल था, जो पहला काल था जिसे आदिकाल कहा गया था। तो चलिए इसका परिचय देखते हैं। आदिकाल सन 1000 से 1325 तक हिंदी साहित्य के इस युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था। तो कब से कब तक ये काल था आदिकाल? 1000 से 1000 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक। और इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा काल का नाम दिया था? तो वीर गाथा का काल का नाम दिया था। तो इसका चरण काल सिद्ध सामंत काल और अन्य नामों से भी उल्लेखनीय किया जाता है। इस समय में साहित्य मुख्यतः चार रूप से मिलती है। तो इसको चरण काल भी कहते थे, इसको सिद्ध सामंत काल भी कहते थे और इसको अन्य नामों से भी उल्लेखित उस समय किया गया था। कब से कब तक? तो 1000 से 1325 ईस्वी तक। और इसके मुख्यतः चार रूपों में मिलती है। तो कौन कौन से रूप है इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले नाम देख लेते हैं। सिद्ध और नाथ साहित्य, जैन साहित्य, तीसरा है चरणी साहित्य और चौथा है प्रकरणिक साहित्य। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिद्ध और नाथ साहित्य के बारे में। क्या है सिद्ध और नाथ साहित्य? तो सिद्ध और नाथ साहित्य उस समय लिखा गया जब हिंदी अपभ्रंश हिंदी से आधुनिक हिंदी की ओर विकसित हो रही थी। तो हिंदी अपभ्रंश जो थी, हिंदी अपभ्रंश वो किस में हो रही थी विकसित? आधुनिक हिंदी में विकसित हो रही थी। उसी समय क्या हो रहा था? उसी दरमियान वो धीरे धीरे आधुनिक हिंदी की ओर बढ़ रही थी सिद्ध और नाथ साहित्य में। तो सिद्ध धर्म का वज्रयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते थे। तो इसके वज्रयान शाखा के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो इसके वज्रयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है। तो इनकी संख्या कितनी मानी गई थी? 84 मानी गई थी। सरहप्पा सरोजपद प्रथा सिद्ध माने गए थे। तो सरहप्पा सरोजपद जो थे उसी को क्या माना गया था? सिद्ध माना गया था। कौन सा सिद्ध? जिसको सिद्ध हम लोग कहते थे वज्रयान शाखा के, उसमें कौन थे? सरहप्पा थे। इसके अतिरिक्त सवर्ण, लुइपा, कईपा और आदि सिद्ध साहित्य प्रमुख कवि थे। तो इसमें याद रखिएगा कि सवर्ण, लुइपा और कणहप्पा जो थे वो क्या थे? आदि साहित्य के प्रमुख कवि थे। ये कवि अपनी वाणी का प्रचार जन भाषा में करते थे। तो ये अपनी वाणी का प्रचार कैसे करते थे? तो जन भाषा की जो भाषा होती थी, अपनी वाणी का प्रचार उसी अनुसार वो करते थे। उनकी साहित्य प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति के केंद्र में रखकर निर्धारित हुई थी। तो उनकी साहसीय प्रवृत्ति मनुष्य को क्या करके रखा था? तो उसको केंद्र में रखकर क्या किए थे? उसको निर्धारित की गई थी। इस प्रवृत्ति ने एक प्रकार के स्वच्छंदता को जन्म दिया, जिसकी प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय शुरू हुआ। तो स्वच्छंदता में ही क्या हो गया था? नाथ संप्रदाय का शुरुआत हुआ था। तो इसी से क्या हो गया था? इसी का मतलब जन्मदाता कौन है? तो स्वच्छंदता है। इसके बारे में जब हम आगे चर्चा करेंगे तो पढ़ेंगे कि क्या है स्वच्छंदता। तो इसने क्या किया था? नाथ साहित्य का संप्रदाय का शुरुआत किया था। नाथ साधु हठयोग पर विशेष बल देते थे। तो किस पे बल देते थे? नाथ साधु हठयोग पर विशेष बल देते थे। वे योग मार्गी थे। तो कैसे थे? योग मार्गी थे। कौन लोग? नाथ साधु लोग। वे निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। तो कैसे लोगों को मानते थे? निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। तथा कथित नीची जातियों के लोगों में से कई पहुंचे हुए सिद्ध और नाथ हुए। तो जो भी अलग अलग नीची जातियों के भी लोग थे वो क्या हो गए थे? पहुंचे हुए सिद्ध और नाथ हुए थे उस समय में। नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ सबसे महत्वपूर्ण थे। आपकी कई रचनाएं प्राप्त होती है। तो संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में कौन थे? गोरखनाथ थे जो सबसे महत्वपूर्ण थे और उनकी कई रचनाएं अभी भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त गोपीचंद, भरथरी आदि नाथ पंथ के प्रमुख कवि थे। तो कौन कौन थे? गोपीचंद थे और भरथरी थे जो कि नाथ पंथ के प्रमुख कवि थे। जैन साहित्य, अब दूसरा कौन आता है? जैन साहित्य आता है। तो अपभ्रंश की जैन साहित्य परंपरा हिंदी में भी विकसित हुई थी। तो पाठकगण, जैन साहित्य जो था वो परंपरा कहाँ पे विकसित हुई थी? तो हिंदी में ही विकसित हुई थी। बड़े बड़े प्रबंध काव्य के उपरांत लघु खंड काव्य तथा मुक्तक रचनाएं भी जैन साहित्य के अंतर्गत आती थी। तो लघु खंड काव्य तो आता ही आता था, मुक्तक रचनाएं भी किसके अंतर्गत आती थी? तो जैन साहित्य के अंतर्गत आती थी। स्वयंभू की पौम चरेऊ वास्तव में राम कथा ही थी। तो स्वयंभू का कौन सा ये था? तो पौम चरेऊ। ये वास्तव में कैसी थी? तो राम कथा थी। और किसने लिखा था पौम चरेऊ? स्वयंभू। स्वयंभू, पुष्पंदित, धनपाल आदि उस समय के प्रख्यात कवि थे। तो स्वयंभू थे, पुष्पंदित थे, उसके बाद धनपाल थे। ये सब क्या थे? प्रख्यात कवि। कौन साहित्य के हुए? तो जैन साहित्य के प्रख्यात कवि हैं।
गुजरात के प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचंद्र भी लगभग इसी समय के हैं। तो हेमचंद्र कौन से समय के थे? जैन साहित्य के समय के थे, जो कि गुजरात के जैनाचार्य थे। जैनों के संबंध राजस्थान एवं गुजरात से विशेष रहा है, इसलिए अनेक जैन कवियों की भाषा प्राचीन राजस्थानी रही है, जिससे आवर्चनी राजस्थानी एवं गुजराती का विकास हुआ। तो जितने भी जैन थे, सबका संबंध कहाँ से था पाठकगण? तो राजस्थान से था और गुजरात से था, और विशेष रूप से इसी जैन कवियों की भाषा प्राचीन राजस्थानी रही थी, जिससे आवर्चीन राजस्थानी एवं गुजराती के विकास भी हुआ था। सूर्या के लिखे राम ग्रंथ भी इस भाषा में उपलब्ध है। तो कौन लिखा था? सूर्या। सूर्या लिखी थी राम ग्रंथ, और यही इस भाषा में उपलब्ध है। तीसरा है पाठकगण चरणी साहित्य। तो चरणी साहित्य जो है, इसके अंतर्गत चरण के उपरांत ब्रह्मभट्ट और अन्य बंदी जन कटी भी आते हैं। तो चरणी साहित्य क्या है, उसके बारे में देखते हैं कि इसके अंतर्गत ब्रह्मभट्ट, बंदीजन कवि जो है वो भी आते हैं। सौराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम राजस्थान के चरणों को तथा ब्रज प्रदेश, दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान के भट्टों को प्राधान्य रहा है। तो चरणी साहित्य में किसके किसके प्रधानता है? तो अगर हम देखेंगे तो ब्रज प्रदेश और दिल्ली तथा राजस्थान के भट्टों की प्रधानता रही है। चरणों की भाषा साधारणतः राजस्थानी रही है, भट्टों की भाषा ब्रज रही है। तो चरणों की भाषा कहाँ कैसी रही है? साधारणतः राजस्थानी रही है, और भट्टों की भाषा कैसी रही है? तो ब्रज रही है। इन भाषाओं को जिंगल और पिंगल नाम भी मिला है। तो जो भाषा है, ये देखिए राजस्थानी और ब्रज भाषा, उसको जिंगल और पिंगल भी नाम दिया गया है। ये कवि प्रायः राजाओं के दरबारों में रहकर उनकी प्रशस्ति किया करते थे। तो यहाँ पे क्या करते थे ये कवि? राजाओं के दरबार में रहते थे और उनके क्या करते थे? प्रशस्ति किया करते थे, यानी कि उनका बहुत ही अनुशंसा, मतलब जो भी है अनुशंसा या फिर उनका बड़ाई, वो सब चीज़ करते थे ये कवि। अपने अक्षयदाता राजाओं को अंतरंजित प्रशंसा करते थे। तो ये कैसे थे? प्रशस्ति किया करते थे, प्रशंसा किया करते थे। अतिरंजित जो होते थे अक्षयदाता राजाओं के, ये प्रशंसा किया करते थे। श्रृंगार और वीर उनका मुख्य रस था। तो कौन कौन से रस मुख्य थे? तो श्रृंगार और वीर उनका मुख्य रस था। इस समय के प्रख्यात रचनाओं में चंद बरदाई तथा पृथ्वीराज रासो, दलपति कृत खुमाण रासो, नरपति नाला कृत बीसल देव रासो वगैरह मुख्य थे। तो इसमें प्रख्यात रचनाएं कौन कौन सी थी? तो चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की क्या थी? चंद बरदाई लिखे थे, उनके लेखक थे पृथ्वीराज रासो के। दलपति कृत सुखमणि रासो थी, सुमन रासो। नरपति नालाकृत बीसलदेव रासो वगैरह मुख्य थे। इनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण पृथ्वीराज रासो ही है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन थी? पृथ्वीराज रासो थी चरणी साहित्य की। इन सब ग्रंथों के बारे में आज यह सिद्ध हुआ है कि उनके कई अंश दोपक है। तो यहाँ पे क्या है कि आज यह सिद्ध हो चुका है कि उनके कई अंश दोपक है, मतलब आज भी इसका बहुत ही मतलब प्रामाणिक तथ्य मिलते हैं। और जो पृथ्वीराज रासो की किताब है, चरणी साहित्य की बहुत ही प्रमुख किताब है। और अंतिम है प्रकीर्णिक साहित्य। अंतिम कौन है? प्रकीर्णिक साहित्य। खड़ी बोली की आदि कवि अमीर खुसरो इस समय हो गए। तो अमीर खुसरो कब के थे? तो यही प्रकीर्णिक साहित्य के समय के हैं। खुसरो की पहेलियां और मुकरियां प्रख्यात है। तो पहेलियां और क्या है? मुकरियां बहुत ही प्रख्यात है अमीर खुसरो की। मैथिली कोकिली विद्यापति भी इसी समय के अंतर्गत हुए। तो मैथिली कोकिल जो विद्यापति हैं वो किस समय के हैं? तो यही प्रकीर्णिक साहित्य के थे। आपके मधुर पदों के कारण आपको अभी नव जयदेव भी कहा जाता है। तो इनके मधुर पदों के कारण क्या कहा गया था इनको? अभिनव जयदेव। उसके बाद है कि मैथिली और अवहट में आपकी रचना मिलती है। तो मैथिली और अवहट में क्या मिलती है? इनकी रचना मिलती है। और आपकी पद्मावली का मुख्य रस श्रृंगार माना गया। तो पद्मावली का मुख्य रस किसको माना गया है? श्रृंगार। सब किसके बारे में बात हो रही है? अमीर खुसरो के बारे में। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक भी इसी समय के एक सुंदर रचना है। तो अब्दुल रहमान कृत क्या है? संदेश राशक इस समय की एक सुंदर रचना है। इस छोटे से प्रेम संदेश काव्य की भाषा अपभ्रंश से अत्यधिक प्रभावी होने से कुछ विद्वान इसके हिंदी की रचना ना मानकर अपभ्रंश की रचना भी मानते हैं। तो इसमें क्या था? छोटे से प्रेम संदेश काव्य था, जो कि भाषा अपभ्रंश से अत्यधिक प्रभावित होने से क्या कुछ विद्वान इनको क्या समझ बैठे थे? हिंदी की रचना ना मानकर अपभ्रंश की रचना मानने लगे थे। आश्रयदाताओं की अतिरंजित प्रशंसाएं, युद्धों का सुंदर वर्णन, श्रृंगार मिश्रित वीर रस का आलेखन वगैरह इस साहित्य की प्रमुख विशेषताएं रही है। तो अतिरंजित प्रशंसाएं थी, युद्धों का सुंदर वर्णन था। तो बहुत सारे युद्ध जो होते थे पाठकगण, उनका सुंदर वर्णन यहाँ पे मिलता था।
श्रृंगार मिश्रित वीर रस का अनोखा वैग्रा इस साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस्लाम का भारत में प्रवेश हो चुका था। इस समय में क्या हो चुका था? इस्लाम का भारत में प्रवेश हो चुका था। देसी रजवाड़े परस्पर कलह से व्यस्त थे। सब एक साथ मिलकर मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यह हुआ कि अलग अलग सबको हराकर मुसलमान यहीं स्थिर हो गए। दिल्ली की गद्दी उन्होंने प्राप्त कर ली और क्रमशः उनके राज्य विस्तार बढ़ने लगा। तत्कालीन कविता पर इस स्थिति का प्रभाव देखा जा सकता है। तो उस समय में क्या हो गया था कि मुसलमानों का प्रवेश हो चुका था, युद्ध करना नहीं चाहते थे। परिणाम स्वरूप क्या हो गए थे? यहाँ पर ही हरा कर मुसलमान क्या करने लगे थे? स्थिर होने लगे थे और दिल्ली की गद्दी उन्होंने प्राप्त कर ली थी और क्रमशः उन राज्यों का विस्तार बढ़ाने लगे थे। और यहीं से क्या हो गया था? आदिकाल धीरे धीरे फिर समाप्ति की ओर बढ़ने लगा था। तो हम लोग देखते हैं कि आदिकाल में नामकरण की समस्याएं थी। तो क्या क्या थी उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो डॉक्टर गियर्सन ने इसका नाम दिया था चरण काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, राम कुमार वर्मा चरण काल। तो ये आदि कालों का नाम क्या है? अलग अलग लोगों ने इस तरह से व्याख्या किया था। तो यही है संपूर्ण आदिकाल के विषय में। पाठकगण, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।